नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ग्रुप के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज 54 का आयोजन किया गया था, आज हम लोग उसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उनके ऑप्शनों को देखेंगे ताकि आप जिन प्रश्नों में कंफ्यूज कर रहे हो उनमें आप आसानी से अपनी समझ विकसित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज के प्रश्न संख्या 1 से। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। हमारा ऑप्शन है ए प्रमस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी कशेरुक रज्जु में, डी तंत्रिका कोशिका में, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो हमारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह हमारा कशेरुक रज्जु में होता है, जिसे कि हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं। अर्थात हमारा सही ऑप्शन जो होगा वह एक का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। मानव शरीर का तापक्रम ए जाड़ों में घट जाता है, बी गर्मियों में बढ़ जाता है, सी ठंडों में बढ़ जाता है, डी ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो हमारा जो शरीर का तापक्रम होता है वह एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है और यह ना ही जाड़े में बढ़ता है और ना ही गर्मी में घटता है। तो हमारा टेम्परेचर जो है वह कांस्टेंट होता है, अर्थात ना ही जाड़े में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। अर्थात 2 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा डी। प्रश्न संख्या 3 है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। ए मेडुला ऑब्लांगेटा, बी सेरिब्रम, सी ब्रेन कैविटी, डी सेरिबेलम, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो मानव मस्तिष्क में जो स्मरण क्षमता होती है वह सेरिब्रम में स्थित होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह हमारा होगा 3 का बी। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, बिल्कुल सही है। बी हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हृदय में 4 वाल्व होते हैं, यह भी सही है। डी हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है, यह गलत है। और यही पूछ रहा था हमसे कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा डी जो है वह सही नहीं है। डी में कहता है कि हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है, यह गलत है। रक्त का शुद्धिकरण हमने बताया था वीडियो में कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़े में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वह गलत है, अर्थात 4 का डी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, कथन 1 और कथन 2। धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त का संचारित किया जाता है, यह तो गलत है। धमनी द्वारा जो है वह शुद्ध रक्त का संचारित किया जाता है, अर्थात यह गलत हो गया। कथन 2 है शिराएं द्वारा शुद्ध रक्त का संचारित किया जाता है, यह भी गलत है। हम लोग क्या पढ़े थे कि धमनी द्वारा शुद्ध रक्त का किया जाता है और शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त का संचारित किया जाता है। तो यहाँ पे दिए गए दोनों कथन गलत है, अर्थात हमारा सही ऑप्शन होगा 5 का डी, ना तो 1 ना तो 2। प्रश्न संख्या 6 है कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए पेसमेकर द्वारा मस्तिष्क के संकुचन को मापा जाता है। क्या पेसमेकर के द्वारा मस्तिष्क के संकुचन को मापा जा सकता है? नहीं, यह बिल्कुल है गलत है। पेसमेकर द्वारा हृदय के संकुचन को मापा जाता है। बी है ईसीजी के द्वारा मस्तिष्क की क्रियाविधि को मापा जाता है, यह भी गलत है। हमारा ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जो कि हार्ट से संबंधित होता है, यह भी गलत है। सी कहता है कि ईईजी के द्वारा हृदय की क्रियाविधि को मापा जाता है, यह भी गलत है। हमारा ईईजी जो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है और यह हमारा मस्तिष्क से संबंधित होता है, तो यह भी गलत है। नंबर डी कह रहा है कि स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है, तो हमारा डी जो है वह सही है।
तो हमारा जो है 6 का सही आंसर होगा वह होगा डी। अब प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है? यह मैंने वीडियो में आप लोग को बताया था। आई होप आप सब ने यह प्रश्न को बनाया होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है? ए, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बिल्कुल सही है। बी, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, यह भी सही है। सूर्यास्त एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, यह भी सही है। इंद्रधनुष का 7 रंग का दिखाई देना, यह प्रकाश के विक्षेपण पर आधारित है, वन विक्षेपण पर आधारित है। अर्थात हमारा जो है 3 ऑप्शन सही है। अर्थात हमारा जो आंसर होगा वह होगा इनमें से एक से अधिक, यानी कि 7 का ई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 जो हमारा है कहता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। बिल्कुल सही, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो हमारा कथन 1 सही हो गया। कथन 2 जो है वह कहता है कि लाल रंग का अपवर्तनांक अधिक और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक अधिक और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक कम होता है। यह जो है हमारा कथन 2 क्या है, गलत है। लाल रंग का अपवर्तनांक जो है वह कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वह अधिक होता है। हमने बताया था कॉन्सेप्ट कि जिस रंग का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होगा। तो लाल रंग का अपवर्तनांक अधिक नहीं होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा, अर्थात हमारा कथन 2 जो है गलत है। कथन 3 है, लाल रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकीर्णन से अधिक होता है, यह भी गलत है। लाल रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग की अपेक्षा अधिक नहीं होता है। तो कथन 3 भी हमारा गलत है, अर्थात हमारा केवल एक सही है, यानी कि 8 का जो हमारा सही आंसर है वह है ए। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? कांच में, निर्वात में, वायु में, नायलॉन में। तो कांच में अगर हम बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में अगर बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और नायलॉन में अगर हम बात करें तो 1.696 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सबसे कम हमारा जो है वह नायलॉन में है, अर्थात दिए गए ऑप्शन के अनुसार 9 का डी होगा। नायलॉन में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मृग मरीचिका की घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, सही है। हीरा का चमकना प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, यह भी सही है। पानी में डूबी हुई छेपड़ा प्रतीत होना प्रवर्तन का उदाहरण है, यह गलत है। यह प्रवर्तन का नहीं बल्कि अपवर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वन विक्षेपण का उदाहरण है, यह भी सही है। तो एक से अधिक सही है, यानी कि हमारा 10 का जो ऑप्शन होगा वह ई होगा। प्रश्न संख्या 11, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था, यानी कि हमारा 11 का जो ऑप्शन होगा वह ए सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसके कमी से होने वाले रोग से सुमेलित नहीं है? ए में जो है हमारा कैल्सीफिरोल है। कैल्सीफिरोल का मतलब हो गया विटामिन डी। तो कैल्सीफिरोल से, विटामिन डी से या तो रिक्टिस होता है या तो ऑस्टियम मलेशिया होता है। तो हमारा ए जो है वह सही सुमेलित है। बी है न्यूसिन प्लेग्रा, यह भी सही है। एस्कॉर्बिक एसिड रिक्टस, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी से जो बीमारी होती है वह हमारा अस्कर्वी होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ रिक्टस, रिक्टस जो है वह विटामिन डी की कमी से होता है, अर्थात हमारा सी जो है सुमेलित नहीं है।
अगला ऑप्शन की बात करते हैं थायमीन बेरी, बिल्कुल B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और उसके कमी से बेरी का रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन जो गलत है वह है 12 का सी, एस्कॉर्बिक एसिड रिक्टस। प्रश्न संख्या 13 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है? सभी बैक्टीरिया को, सभी विषाणु को, नील हरित शैवाल को, जीवाणु भोजी को। तो साइनोबैक्टीरिया जो कहा जाता है वह नील हरित शैवाल को कहा जाता है, अर्थात 13 का जो हमारा ऑप्शन है वह है सी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्मजीव के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी प्रोटोजोआ। तो विषाणु जो है हमारा वह सूक्ष्मजीव के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 14 का ए। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है? याद रखिएगा जीवाणु द्वारा। पोलियो गलत, वायरस द्वारा होने वाला है। हैजा सही है, जीवाणु द्वारा होने वाला है। टाइफाइड यह भी सही है, जीवाणु द्वारा। प्लेग जो है वह वायरस से होता है। तो यानी कि 15 का हैजा और टाइफाइड जीवाणु से होने वाला बीमारी है, अर्थात 15 का जो हमारा ऑप्शन है वह है ई। 16, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग जो है वह हमारा लेमार्क और ट्रिवेनस के द्वारा किया गया, और दिए गए ऑप्शन में ए लेमार्क भी है और डी ट्रिवेनस भी है। तो हमारा 16 का जो ऑप्शन होगा वह होगा ई, इनमें से एक से अधिक। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पीसी कल्चर मधुमक्खी पालन, यह गलत है। पीसी कल्चर जो है वह हमारा मत्स्य पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर बोलते हैं। तो ए गलत है, पीसी कल्चर क्या होगा? मत्स्य पालन होगा। बी है सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन, सही है। विटीकल्चर, अंगूर का उत्पादन, सही है। पोमोलॉजी, फूलों की कृषि, यह भी गलत है। पोमोलॉजी जो है वो फलों का अध्ययन होता है, यह फलों की कृषि होती है। तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न में ए और डी जो है वह सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा दिया गया आंसर जो होगा वह इनमें से एक से अधिक यानी 17 का ई होगा। जैव विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिलोसफी जूलॉजी लेमार्क, फिलोसफी जूलॉजी एक पुस्तक है जिसकी रचना लेमार्क ने किया था, यह सही है। बी सिस्टमा नेचुरी कॉर्नेलियस, सिस्टमा नेचुरी भी एक कॉर्नेलियस द्वारा लिखित पुस्तक है, यह भी सही है। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, यह भी सही है। उत्परिवर्तन सिद्धांत अर्नेस्ट हेकल, यह गलत है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था वह हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो 18 का डी सुमेलित नहीं है, 18 का डी सही ऑप्शन होगा। 19, निम्नलिखित में से कौन सी स्तनपायी जीव अंडा देती है? इक्विडीना, चमगादड़, प्लेटिपलस, ऑक्टोपस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दो ऐसे स्तनपायी हैं जीव हैं जो कि अंडा देते हैं, वह है हमारा इक्विडीना और प्लेटिपलस। तो ए और सी जो जीव है इक्विडीना और प्लेटिपलस वह अंडा देती है, अर्थात हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह 19 का ई होगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण नहीं होती है? मलेरिया, जी बिल्कुल, मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और परजीवी एक प्रोटोजोआ है, तो यह होता है। पायरिया भी परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा की बीमारी शीशी मच्छर से होता है, मक्खी से होता है, सॉरी, निद्रा की बीमारी शीशी मक्खी से होता है, मच्छर नहीं मक्खी, तो यह सही है। पेचिस भी प्रोटोजोआ से होता है, मतलब इनमें से सभी जो है वह प्रोटोजोआ से होने वाला है, मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रोटोजोआ से नहीं होता है, अर्थात हमारा 20 का जो सही ऑप्शन होगा वह ई होगा। प्रश्न संख्या 21, अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित किसके माध्यम के कारण होता है? रक्त, डीएनए, आरएनए, जीन। तो 21 का जो सही ऑप्शन है वह है डी, जीन के माध्यम से। अनुवांशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होता है। तो 21 का जो हमारा ऑप्शन है वह डी होगा। 22 नंबर प्रश्न है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने, जोहान्सबर्ग ने, जॉन फ्रेडरिक मिशन ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो ए में जो है वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने डीएनए की संरचना, द्विकुंडलित संरचना का पता लगाया था, यह गलत है। बी में है जोहान्सबर्ग, तो जोहान्सबर्ग ने जीन की खोज की थी।
सी में है जॉन फ्रेडरिक मिशर, या सही ऑप्शन होगा 22 का सी। जॉन फ्रेडरिक मिशर ने ही डीएनए की सर्वप्रथम खोज की थी। 23 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है, सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, यह भी सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी टिबिया है जो टांग में पाई जाती है, गलत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। डी ऑप्शन है मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती है, यह भी सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है जो कि सही नहीं है वह है सी। तो हमारा 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीबायोटिक नहीं है? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन, एस्पिरिन एंटीबायोटिक नहीं है, यह ज्वरनाशी दवाई है। क्लोरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह भी एंटीबायोटिक है। तो हमारा जो 24 का बी है वह एंटीबायोटिक नहीं है। 25, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल ऊर्जा मतलब जूल जो है वह ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो पास्कल किसका एसआई मात्रक है? तो वह दबाव का एसआई मात्रक है। 25 का बी। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की वृहत इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, गलत। सेल्सियस जो है वह ताप की इकाई है, ऊष्मा की इकाई या तो जूल या तो कैलोरी। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन जो है वह सुमेलित नहीं है। 27, सुनार में हम प्रयोग करते हैं रेडियो तरंग का, श्रव्य तरंग का, प्राश्रव्य तरंग का, अपश्रव्य तरंग का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से 100। तो सुनार में जो हम प्रयोग करते हैं वह प्राश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं, अर्थात 27 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह सी होगा। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, विस्थापन सदिश है। वेग, वेग भी सदिश है। बल, बल भी सदिश है। आयतन, आयतन चूंकि अदिश राशि है, इसलिए हमारा 28 का जो ऑप्शन होगा वह डी होगा। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैसों का उदाहरण नहीं है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो हीलियम भी उत्कृष्ट गैस है, नियॉन भी उत्कृष्ट गैस है, आर्गन भी उत्कृष्ट गैस है, और क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी उत्कृष्ट गैस है। इसलिए 29 में हमारा होगा कि एक भी ऐसा गैस नहीं है जो कि उत्कृष्ट गैस नहीं है, अर्थात 29 का ई, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का उदाहरण है? क्लोरीन, लिथियम, सोडियम और आयोडीन। तो हमारा क्लोरीन और आयोडीन जो है वह हाइड्रोजन का उदाहरण है, अर्थात हमारा 30 का जो ऑप्शन है वह है ई। 31 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कोचीन में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, इसलिए 31 का जो हमारा ऑप्शन होगा वह कोचीन यानी कि सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयल, जॉब चॉर्नॉक, विलियम मॉरिस, चार्ल्स अंदियार। तो कलकत्ता का जो संस्थापक था वह जॉब चॉर्नॉक था, यानी 32 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को, जॉब चॉर्नॉक को, विलियम नॉरिस को, कैप्टन हुक को। तो जो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब जो है वह, सॉरी यहाँ पे अंग्रेज है, यहाँ पे औरंगजेब प्रश्न में होना चाहिए। 33 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? यहाँ पे जो अंग्रेज है वहाँ पर काट कर आप औरंगजेब कर लीजिएगा, और औरंगजेब द्वारा जो निष्कासित किया गया था वह था सर जॉन चाइल्ड, यानी कि 33 का ए। 34 में प्रश्न, निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ध्यान दीजिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हमारा है वह एक्सला चैपल की संधि से समाप्त हुआ था। मतलब ए का जो हमारा हो गया वह 3, एक का जो हमारा हो गया वह
4 हो गया। फिर दूसरा में है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह पेरिस के संधि से अंत हुआ था, मतलब बी का जो हमारा हो गया वह 1 हो गया। सी में है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक हुआ था और यह हमारा जो है सी का 3 हो गया। प्रथम मैसूर युद्ध जो है वह उसमें ब्रिटिश हार गया था। किससे हार गया था? तो हैदर अली से। तो हमारा डी जो है, डी का हमारा हो गया 3, अर्थात इसका 34 का जो सही ऑप्शन है 4 1 3 2, जो कि हमारा विकल्प सी में है, अर्थात 34 का विकल्प सी सही आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वह डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। डुप्ले ही ऐसा प्रथम व्यक्ति था जो कि भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछे जाते हैं कि डुप्ले वह प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने सर्वप्रथम सहायक संधि का सूत्रपात किया था। तो 35 का जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी। 36 नंबर प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बंगाल में डच के द्वारा जो कारखाना स्थापित किया गया था वह चिंसुरा में था। तो इन 36 का जो हमारा ऑप्शन है वह बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो था वह अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, जहां प्लासी का युद्ध जो है प्रभुत्व को प्रारंभ किया, लेकिन बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों को प्रभुत्व को क्या किया? स्थापित कर दिया। तो हमारा 37 का जो सही ऑप्शन है वह है ए। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो 38 का जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फारूक शेर ने, शाह आलम प्रथम ने, शाह आलम द्वितीय ने, शुजा-उद-दौला ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो इलाहाबाद के संधि के बाद। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1265 ईस्वी में, इलाहाबाद के संधि के तहत ही अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के दीवानी तथा सूबेदारी का अधिकार प्रदान किया था। तो 39 का जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी। आप लोग कल के आंसर की में से सुधार कर लीजिएगा। आंसर की में टाइपिंग मिस्टेक कारण 39 का बी कर दिया गया था, जो कि इसका सही आंसर है सी, शाह आलम द्वितीय। इसे आप सुधार लीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? महाराजा रंजीत सिंह शुक्र-चकिया मिशन से संबंधित थे। बिल्कुल सही है। महाराजा रंजीत सिंह ने 7 शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बिल्कुल सही है। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। यह भी सही है। सिख राज का अंतिम राजा खड़क सिंह था। यह गलत है। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। तो 40 का हमारा डी जो है वह गलत है। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। ए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। यह गलत है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई। उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वह वॉरेन हेस्टिंग था। तो पहला कथन एक गलत है। दूसरा कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में ब्रिटिश शासन का जनक माना जाता है या प्रारंभ किया। तो दूसरा सही है, मतलब 41 का बी, केवल कथन 2 सही है। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। बिल्कुल सही है। बंगाल में द्विज शासन की समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। यह भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त की नीति लॉर्ड वेलीजेली से संबंधित है। यह गलत है। अस्थायी बंदोबस्त की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। यानी 42 का जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कि सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, नागपुर के भोसले, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? तो सहायक संधि का स्वीकार करने वाला प्रथम देशी भारतीय शासक जो था वो हैदराबाद का निजाम था। अर्थात 43 का जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी, हैदराबाद का निजाम। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन 1, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया। कथन 2, अस्थायी बंदोबस्त ग्रामीण समुदायों के साथ किया गया। तो कथन 1 जो है अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया, यह सही है। लेकिन कथन 2 जो है कि अस्थायी बंदोबस्त ग्रामीण समुदायों के साथ किया गया, यह गलत है। अस्थायी बंदोबस्त जो है वह किसानों के साथ किया गया था। तो इसमें से कथन सही केवल एक है, यानी कि 44 का ए, कथन 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता करें कि कौन सा कथन सही है। रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा प्रारंभ की गई थी, बिल्कुल सही है। इसे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, यह भी सही है। तो दोनों कथन सही है, एक तथा कथन 2 दोनों, यानी कि 45 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार में 1857 के विद्रोह से संबंधित है? बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरिकिशन सिंह, पीर अली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दिए गए सारे व्यक्ति जो है वह बिहार में 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो 46 का हमारा ई है। अगर नेता के बारे में पूछा जाता तो बी कुंवर सिंह होता। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन है खेतीहर, एक में खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो साहूकार और जमींदार जो थे वो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, अर्थात हमारा 2 और 4 सही है, यानी कि 47 का जो हमारा आंसर है वह है डी। 48वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वह पटना था, अर्थात 48 का बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, पागलपंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी, सही है। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियां था, सही है। फराजी हरियतुल्लाह के अनुयायी थे, सही है। कूका आंदोलन को गुरु रामदास ने संगठित किया था, यह गलत है। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। रामदास सिख संप्रदाय के गुरु थे, तो यह गलत कथन है। 49 का डी। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं है? संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 से 56 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह बिहार का प्रमुख जनजातीय विद्रोह है, यह भी सही है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, यह गलत है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु भैरव कान्हा चांदा ने किया था, तो इसका यह ऑप्शन गलत है। संथालों ने मेजर बालों को हराया था, यह भी ऑप्शन सही है। तो 50 का सी जो है वह गलत ऑप्शन है। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय से संबंधित नहीं है? इसे आधुनिक पुरुष माना जाता है। इनके द्वारा 1827 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई, यह गलत है। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। सी नंबर है, अकबर द्वितीय ने इसे राजा की उपाधि प्रदान की, सही है। इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया, यह भी सही है। तो सिर्फ इसमें एक संबंधित नहीं है, वह है बी, कि इन्होंने 1827 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। तो 51 का हमारा बी जो है वह संबंधित नहीं है। 52 नंबर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लॉटवर्स्की द्वारा किया गया, अर्थात 52 का जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती का आबा कहा जाता है वह है, तो जगत पिता या धरती का आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता था, अर्थात हमारा सही ऑप्शन जो है वह है 53 का ए। भारतीय विधान पालिका प्रथम और द्विसदनीय कब बनाई गई? तो भारतीय विधान पालिका जो है प्रथम और द्विसदनीय 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया, अर्थात 54 का जो हमारा है वह है सी। 55 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत,
क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना 1948 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, अर्थात हमारा 55 का जो सही ऑप्शन है वह है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था, यह भी सही है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था, यह गलत है। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वह BN राव के द्वारा तैयार किया गया था, अर्थात 56 का हमारा डी जो है वह सही नहीं है। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकार रूस से नहीं बल्कि USA अर्थात अमेरिका से लिया गया है, तो यह गलत है। मौलिक कर्तव्य अमेरिका, यह भी गलत है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था, दोनों उल्टा पुल्टा करके दिया गया है, अर्थात 57 का जो हमारा होगा वह ई होगा, मतलब ये दोनों सम्मिलित नहीं है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सम्मिलित नहीं है? चतुर्थ में है राज्यसभा स्थानों का आवंटन, सही है। हमारी चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। बी में अष्टम में समवर्ती सूची नहीं, 8वीं अनुसूची में जो है वह भाषाओं को समाहित किया गया है, तो हमारा बी जो है वह गलत है। छठी जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन, सही है। डी 9वीं भूमि सुधार, सही है। तो 58 का बी जो है हमारा अष्टम समवर्ती सूची, यह गलत है। 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन को जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है वह हमारा 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, यानी कि 59 का ए। भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में आप याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, अर्थात दिए गए ऑप्शन में विकल्प सी सही है, 60 का सी। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, गलत है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, गलत है। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य, यह सही है। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 के क में है। संविधान का 5वां भाग राजनीति तत्व, यह गलत है। तो हमारा जो सिर्फ सी नंबर जो है वह सही है, यानी 61 का सी। 62 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले परिवारों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, यानी 62 का बी नंबर, ऑप्शन बी है 4 लाख। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न, हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में त्वाई इंग वेन ने शपथ ली है। यह कितनी बार ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह उसकी दूसरी बार है, तो 63 का बी। 64 नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के नए प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वह TS तिरुमूर्ति जी हैं, यानी कि 64 का ए। हाल ही में जारी केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल की आयात पर कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? तो वह है 8.9%, यानी 65 का बी। 66 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट नोआमी ओसाका बनी है। यह किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? तो यह जापान की टेनिस खिलाड़ी है, अर्थात 66 का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, RBI ने हाल ही में रेपो रेट घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो RBI ने रेपो रेट घटा करके 4% कर दिया है, 67 का ए। भारत PPE बॉडी निर्माण के मामले में विश्व के किस स्थान पर पहुंच गया है? तो PPE बॉडी निर्माण के मामले में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, वहीं दूसरे और चीन इसके पहले स्थान पर हैं, तो 68 का बी।